हाँ देखिए बेटा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ डायरेक्शन, कई चीजें बताते हैं इनर्शिया के बारे में भी कि कोई चीज है जो अगर रेस्ट पर रखी है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है। ठीक है। कोई अगर अपनी कांस्टेंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। ठीक है। तो सारी बातें एक ही चीज, एक ही स्टेटमेंट में अगर आप बोलना चाहें फर्स्ट लॉ की, जो आपने पहले भी पढ़ी है, नाइन्थ में अभी भी पढ़ेंगे किसी बुक में, बहुत सारी थ्योरी लिखी होती है। ठीक है। तो उन सबको अगर एक लाइन में बोलना हो तो आप इस तरह से बोल सकते हैं बेटा, नो वन वांट्स टू चेंज इट्स वेलोसिटी वेक्टर। नो वन वांट्स टू चेंज इट्स वेलोसिटी वेक्टर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया किसको बोलते हैं? इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि कोई अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता रहेगा तो उसी डायरेक्शन में चलता रहना चाहता है वो हमेशा। कोई रेस्ट पर है तो हमेशा वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है। ठीक है। तो सारी चीजें इसमें आ गई बेटा वी वेक्टर में। कोई भी चीज अपना वी वेक्टर चेंज नहीं करना चाहती है। अगर किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का आपको वी वेक्टर चेंज करना है तो जिस चीज की जरूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो ये न्यूटन्स के लॉ सारे फोर्स के अबाउट हैं। इससे पहले हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, यहाँ पर हमने कोई फोर्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया था। हमने जस्ट वेरिएबल्स काइनेमेटिक्स के पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब की जस्ट डेफिनेशन पढ़ी थी। बट अब हम कॉज इनटू मोशन में जाएंगे न्यूटन्स लॉस के थ्रू। जो कॉज इनटू मोशन क्या है? आपका फोर्स है। ठीक है। तो सब चीजें आ गई बेटा इसमें। कोई कुछ भी बोले आपको कि डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते, स्पीड चेंज नहीं करना चाहता कोई भी, सब कुछ यही है कि कोई भी अपना वेलोसिटी वेक्टर चेंज नहीं करना चाहता। अगर आपको ये वेलोसिटी वेक्टर चेंज करना है, थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज वी वेक्टर, थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज वी वेक्टर इज कॉल्ड फोर्स। जिस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको वेलोसिटी वेक्टर चेंज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड फोर्स वेक्टर, एफ वेक्टर। ठीक है। तो इसलिए आपका फर्स्ट लॉ ने क्या किया? न्यूटन का फर्स्ट लॉ जस्ट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन डिफाइंस द फोर्स। क्या है फोर्स? ये इसने आपको बता दिया है। फोर्स किसको बोलेंगे? जिस चीज की जरूरत आपको वेलोसिटी वेक्टर चेंज करने में पड़ेगी। तो फर्स्ट लॉ ने तो डेफिनेशन दे दी। सेकंड, तो सेकंड लॉ क्या करेगा आपको? सेकंड लॉ आपके लिए, फर्स्ट लॉ गिव डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। तो सेकंड लॉ आपका क्या करेगा? क्वांटिफाई करेगा। सेकंड लॉ आपको क्या करेगा? क्वांटिफाई करेगा कि फोर्स को आप कितनी जरूरत है फोर्स की। ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ने आपको डेफिनेशन दे दी है फोर्स की। व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स इज दैट थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। बाकी सब डेफिनेशन बेकार है। बेसिक फोर्स का पर्पस यही है। ठीक है। सेकंड लॉ क्या है आपका? सेकंड लॉ है कि किसी भी पार्टिकल पर कितना फोर्स चाहिए, कितना वेलोसिटी चेंज करने के लिए कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, वो आपका सेकंड लॉ है। ठीक है। तो सेकंड लॉ क्या कह रहा है? इफ विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक है। अभी आप केवल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ध्यान रख सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ए वेक्टर। एक्सेलरेशन का मीनिंग हमको क्लियर है, काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हैं हम। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज ए वेक्टर, मतलब किसी पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन ए वेक्टर है तो वेलोसिटी में चेंज है तो देयर मस्ट बी फोर्स। बिना फोर्स के वेलोसिटी में चेंज नहीं आ सकता। तो अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए वेक्टर है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, देन नेट फोर्स acting on the particle, net force acting on the particle will be given by, किस तरह से लिखेंगे आप? F वेक्टर, सारे फोर्सेस का सम पार्टिकल पर, नेट फोर्स समीशन और वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी प्रोपोर्शनल टू ए वेक्टर। जितना ज्यादा फोर्स उतना एक्सेलरेशन, और उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है।
तो हियर स्मॉल m इज कॉल्ड मास ऑफ द पार्टिकल। स्मॉल m को क्या बोलेंगे? मास ऑफ पार्टिकल बोलेंगे। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था, हम कहीं से डिराइव विराइव नहीं कर सकते बेटा ये। ठीक है ना? उसने बहुत मेहनत करके, न्यूटन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये लॉ दिया होगा। किसी पार्टिकल पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम किसी पार्टिकल पर अगर लगेगा, that vector sum will be equal to mass into acceleration vector of the particle। ठीक है? तो इसके हम अगर एग्जांपल करें बहुत ही शुरुआत से, तो आप देखिए, अगर मान लीजिए पार्टिकल का मास कितना है, 2 kg है। ये कोई पार्टिकल है, इस पर इधर लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पर, और इस डायरेक्शन में मान लीजिए 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है पार्टिकल के ऊपर। ये m मास का पार्टिकल है। तो व्हाट विल बी द एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल? तो पार्टिकल का एक्सलरेशन किसको बोलेंगे आप? तो आप क्या लिखेंगे? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। ठीक है? तो आपको लिखना आता है कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर है ना बेटा, ये एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर। तो आपके लिए कितना आ गया? 10 - 8 इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो ये एक्सलरेशन कितना आ जाएगा? 2/m मीटर। अब m 2 kg है, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं आप किसी पार्टिकल के ऊपर। नेट फोर्स लिखेंगे 10 न्यूटन, 8 न्यूटन। ठीक है? तो ये तो एक ही लाइन के अलोंग थे, तो एडिशन सबको आता है। बट अगर फोर्स इस तरीके से लग रहा हो, 3 न्यूटन इधर लग रहा है, 4 न्यूटन लग रहा है, 2 kg का पार्टिकल है, इस तरीके दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो क्या आप पार्टिकल का नेट एक्सलरेशन वेक्टर बता पाएंगे क्या? जो मैंने आपको लॉ बताया, किसी भी पार्टिकल पर सारे फोर्सेस का वेक्टर सम इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सलरेशन वेक्टर। तो आप क्या इस पार्टिकल का एक्सलरेशन वेक्टर बता पाएंगे क्या? इस पर अगर फोर्स ही वेक्टर में खूब पढ़ा है बेटा हमने, इस तरह के कैसे ऐड करते हैं। तो पार्थ आप बताइए, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? रिजल्ट, वेरी गुड बेटा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर लग रहे हैं, 3 न्यूटन 4 न्यूटन दोनों फोर्स। इसको F1 बोल देता हूँ, इसको मैं F2 बोल देता हूँ। तो एंगल बिटवीन F1 एंड F2 कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा पार्टिकल के ऊपर? √F1² प्लस F2²। तो जो आपका लॉ है, इसके दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले दूं तो ये मैग्नीट्यूड भी तो देगा ना, इस तरीके से मास इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन। ठीक है? तो यहाँ से आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, F1² प्लस F2²। सबको पता है बेटा, वेक्टर में खूब प्रैक्टिस करी है हमने इस तरह के फोर्सेस को ऐड करने की। तो आपका ये नेट मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 3² प्लस 4² इक्वल टू 5 न्यूटन फोर्स आ जाए। ठीक है? तो यहाँ पर आपने मैग्नीट्यूड रख दीजिए, यहाँ पर 2 kg का मास रख दीजिए, ये आपका एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन? 5/2 कितना आ गया? 2/2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सलरेशन वेक्टर आ जाएगा बेटा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत तो आप मुझे बताइए इस तरह की चीज में। समीशन एफ इक्वल्स टू एम, इस तरह अप्लाई करना है पार्टिकल के ऊपर। कितने भी फोर्स हो, मान लो दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों एफ मैग्नीट्यूड के फोर्स है। ठीक है? बीच में एंगल इनके 120 डिग्री एंगल हो गया। बीच का एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। आपसे पूछा एम मास है, तो इसका एक्सलरेशन बताइए, तो आपको दिक्कत थोड़ी नहीं है बेटा इसमें। आपको मैं बता चुका हूँ, जब सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं, बीच में एंगल अल्फा है, तो रिजल्टेंट का फार्मूला डायरेक्ट है। आपको बड़ा वाला फार्मूला लगाने की जरूरत तो नहीं है, √F² प्लस F² प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, वो वाला जरूरत नहीं है आपको। आपको जब मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, बीच में एंगल मान लो अल्फा है, तो रिजल्टेंट डायरेक्टली बताया जा चुका है, 2F कॉस अल्फा/2। ठीक है? तो कितना आ जाएगा? कॉस 120/2 कितना हो गया? कॉस 60 हो गया। कॉस 120/2 कितना हो जाएगा आपका? कॉस 60 हो जाएगा। तो कॉस 60 रख दीजिए, कितना आ गया? एफ निकल के आ गया। ठीक है? तो इसलिए आपका एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना आ जाएगा? यहाँ से F/m निकल के आ जाएगा। ये एक्सलरेशन हो जाएगा पार्टिकल का, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। ठीक है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को तो आप मुझे बताइए। अल्फा 120 डिग्री है, रिजल्टेंट फोर्स 2F कॉस अल्फा/2, सेकंड लॉ का एप्लीकेशन है। तो मैं बोल सकता हूँ सेकंड लॉ गिव्स द क्वांटिफाइड फोर्स, गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है ना? फर्स्ट लॉ ने आपको डिफाइन करा था आपका फोर्स,
यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ सेकंड लॉ क्वांटिफाई द फोर्स, और ऐसा बोल सकते हैं सेकंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्योंकि कंप्लीट फोर्स बता देगा ना बेटा। फोर्स यही है जो तीनों लॉ में डिफाइन है, और कोई फोर्स नहीं है फिजिक्स में। ठीक है, सेकंड लॉ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। सेकंड लॉ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सेकंड लॉ ने क्या दे दिया आपको? मैग्नीट्यूड दे दिया। फर्स्ट लॉ ने क्या दे दिया? डिफाइन कर दिया फोर्स किसे कहते हैं। फोर्स वो चीज है जो वी वेक्टर चेंज करेगी। कितना लगाना पड़ेगा ये भी तो बताओ। तो वो आपका सेकंड लॉ ने क्वांटिफाई कर दिया। न्यूटन के थर्ड लॉ का एक और नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बताइए पार्थ, थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं? थर्ड लॉ का न्यूटन के एक और नेम है, क्या बोल सकते हैं उसको आप? एक्शन रिएक्शन बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल, न्यूटन का थर्ड लॉ। क्लियर है बेटा? हाँ, तो वो आपका क्या करेगा? वो नेचर दे देगा बेटा, हर रियल फोर्स का एक अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन मौजूद होता है। ठीक है। थर्ड लॉ क्या करेगा आपका? थर्ड लॉ आपको क्वांटी फर्स्ट लॉ ने डिफाइन किया, सेकंड लॉ ने क्वांटिफाई करा मैग्नी फोर्स को, कितना फोर्स चाहिए अगर वेलोसिटी चेंज करनी है तो। ठीक है। और थर्ड लॉ आपका क्या करेगा? थर्ड लॉ आपका एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं इसको, एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल। ठीक है। ये आपको समझाता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन, every action has equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction, मतलब एक दूसरे पर जितना फोर्स लगाता है, आपने वॉल है, आप इस पर एफ फोर्स लगा रहे हो किसी भी हैंड से या जिस भी तरह से, तो ये वॉल भी पक्का आपके हैंड पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। तो ये ध्यान रखिए, एक्शन रिएक्शन फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे रखते हैं। ये वॉल थी, आपने इसको प्रेस कर रहे हैं हैंड से, ठीक है, आप इससे एफ फोर्स से धक्का दे रहे हैं, तो ये वॉल भी उतना ही फोर्स बिल्कुल कैपिटल एफ आप पे लगा देगी बेटा। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे रखते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। तो थर्ड लॉ ने क्या दिया? नेचर ऑफ फोर्स दे दिया, कि फोर्स का नेचर है कि इसकी हमेशा अपोजिट रिएक्शन जरूर मौजूद होती है। ऐसा कोई रियल फोर्स नहीं बेटा जिसकी कोई रिएक्शन ना हो। ठीक है ना? एवरी रियल फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है, इसलिए तो नेट फोर्स आ पाता है किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे, नहीं तो फोर्स ही कैसा है। ठीक है। जैसे आपने दीवार पे फोर्स कैपिटल एफ लगाया, तो दीवार उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगी। तो आपका थर्ड लॉ गिव्स नेचर ऑफ द फोर्स। थर्ड लॉ गिव्स द नेचर ऑफ द फोर्स। तो बेटा इसमें कहानियां बहुत सारी लिखी होती है, बट काम की बात मैंने सारी बता दी है आपको। एफ इक्वल टू एम ए कैसे अप्लाई करना है पार्टिकल पे, वो क्लियर है आपको। ठीक है। तो सारा तीनों लॉज ऑफ न्यूटन के जो तीनों लॉज हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, दीज आर ऑल अबाउट फोर्स। ये फोर्स को पूरा कर देते हैं। पहले ने डिफाइन कर दिया, सेकंड ने क्वांटिफाई कर दिया, तीसरे ने नेचर दे दिया कि एवरी रियल फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स।